हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट है टीडीपी यानी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग एफिशिएंसी का ही एक पार्ट, उसी का एक दूसरा पार्ट है स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के मेथड यानी स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ाने की विधियाँ। वो आज का हमारा टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल जाए अगला टॉपिक बनाने के लिए। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो हमें अगला टॉपिक बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। ये वीडियो लेक्चर यूपीबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया जा रहा है, तो आप इससे देख के नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के विधियाँ यानी मेथड्स, ये पूरा 5 मार्क्स में आता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले वो वीडियो देखिए फिर इसे देखिए तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी के सूत्र से स्पष्ट है कि लाइन कंडक्टर के निकटवर्ती इंसुलेटर डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज तथा कैपेसिटेंस रेशियो को हटाकर स्ट्रिंग की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। तो कहने का मतलब है लाइन कंडक्टर के जो निकटवर्ती इंसुलेटर का डिस्क होता है उसके जो अक्रॉस होता है यानी उसके चारों तरफ जो होता है वोल्टेज और जो कैपेसिटेंस रेशियो होता है उसके स्ट्रिंग की उसको हटाकर कैपेसिटेंस का जो रेशियो है यानी अनुपात होता है उसको हटाकर हम स्ट्रिंग की जो एफिशिएंसी होती है यानी दक्षता बढ़ा सकते हैं। तो इसको बढ़ाने की निम्न विधियाँ आइए देख लेते हैं। इसे निम्न विधियों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो कुछ विधियाँ हमारी हैं, उसे नोट कर लीजिए। इंसुलेटर डिज़ाइन मेथड, क्रॉस आर्म डिज़ाइन मेथड, कैपेसिटर ग्रेडिंग मेथड, स्टैटिक शील्डिंग मेथड। इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, यानी इंसुलेटर लिखा है तो हिंदी रूप में भी इंसुलेटर करके लिखिए। इससे क्या होगा, आपको जल्दी याद होगा और एग्जामिनर को भी समझ में आता है तो वो अच्छे नंबर देता है। शुद्ध हिंदी लिखने का मतलब ना आपको जल्दी याद होता है ना एग्जामिनर को समझ में आता है। तो ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलेटर डिज़ाइन मेथड क्या होता है इसे जानते हैं हम। स्ट्रिंग एफिशिएंसी के सूत्र से के का मान घटाने पर एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यदि के बराबर सी एस अपॉन सी एम, जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था सी एस क्या है सी एम क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार और याद दिला देता हूँ। सी एस है आपका शंट कैपेसिटर का शंट का कैपेसिटेंस और ये म्यूचुअल कैपेसिटेंस है आपका। और के तो आपको पता है दोनों का बीच का वो परावैद्युतांक। तो सीएम को बढ़ाने के लिए यानी म्यूचुअल कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए उसका एरिया बढ़ाते हैं। एरिया अधिक होने से सीएम का मान बढ़ जाता है। इसलिए आजकल सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की डिज़ाइन व निर्माण पतली तथा चपटी साइज़ की होती है। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है क्रॉस आर्म डिज़ाइन मेथड, यानी जो हमारा पोल का क्रॉस आर्म होता है उस मेथड से कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं ये जानेंगे हम। तो देख लेते हैं। स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए के का मान कम होना चाहिए। जो हमारा के है परावैद्युतांक उसका मान कम होना चाहिए, अर्थात शंट कैपेसिटेंस सी एस का मान भी कम होना चाहिए। उसमें हमारा म्यूचुअल, देखिए पहले पॉइंट में हमारा क्या था, म्यूचुअल कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करने से बढ़ता था और इसमें हमारा शंट कैपेसिटेंस डिक्रीज़ करेंगे यानी कम करेंगे क्रॉस आर्म में, तब जाके हमारा बढ़ेगा एफिशिएंसी। इसलिए लंबे क्रॉस आर्म का यूज़ करके सी एस का मान कम किया जा सकता है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। क्रॉस आर्म की लंबाई एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि क्रॉस आर्म की लंबाई एक निश्चित सीमा से अधिक क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ा देंगे तो हमारा पोल जो है वो बेंट हो जाएगा यानी टेढ़ा हो सकता है, टूट सकता है।
तो इस वजह से हम क्रॉस आर्म की लंबाई एक निश्चित सीमा यानी उसकी एक लिमिट होती है, एक वैल्यू तय होती है, वहाँ से अधिक हम नहीं बढ़ा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ाने पर उसकी कीमत बढ़ जाती है तथा अधिक मजबूत नींव की आवश्यकता होती है। देखिए हमने कुछ चीज़ें बताई थी उसी से रिलेटेड है। कीमत भी बढ़ जाती है, क्रॉस आर्म का बढ़ाएंगे तो भाई अधिक कॉस्ट लगेगा, उसमें इक्विपमेंट्स ज़्यादा लगेंगे, और जो मजबूती है वो नींव जो उसका बेस होता है अधिक मजबूत की आवश्यकता होती है, यानी सीमेंट कंक्रीट वगैरह ज़्यादा लगेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा कैपेसिटेंस ग्रेडिंग मेथड यानी संधारित्र ग्रेडिंग मेथड। तो आप इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। मेरा मानना है कि आप इंग्लिश का वर्ड आप हिंदी रूप में लिखते हैं, जैसे ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर करके लिखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया था। और आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में जब भी आप पेपर दिया करें इंग्लिश वाला वर्ज़न ज़रूर देखा करें, क्योंकि वो पेपर सही छपा होता है, और जो हिंदी वाले में उसमें मिसप्रिंट होता है, और एग्ज़ामिनर जो होता है वो इंग्लिश वाले से ही पेपर चेक करता है, हिंदी वाले से मैच करके नहीं चेक करता। तो ये आपके लिए एक टिप्स और थी, इसे ध्यान से नोट कर लीजिए या दिमाग में बैठा लीजिए आप अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित विद्युत धारा के मान पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज उसके कैपेसिटेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो वोल्टेज होता है वो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखिए जैसा कि फॉर्मूला है, V अनुक्रमानुपाती 1/C, या फिर इंग्लिश में वोल्टेज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/C यानी कैपेसिटेंस। आगे बढ़ते हैं। इसलिए यदि सस्पेंशन इंसुलेटर के बीच डिस्क जो कंडक्टर के पास है उसके कैपेसिटेंस का मान बढ़ा दिया जाए तो उस डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज भी घट जाएगा। CM यानी म्यूचुअल कैपेसिटेंस का मान बढ़ाने के लिए हाई डाइइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत इंसुलेटर यानी विद्युत रोधक का यूज़ किया जाता है, जिससे इंसुलेटर की डिज़ाइन में बदलाव आ जा सकता है। तो ये था आपका कैपेसिटेंस के कारण कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, स्टैटिक शील्डिंग मेथड। तो दोस्तों ये देखिए एग्ज़ाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है, और वो स्ट्रिंग डाइइलेक्ट्रिक मेथड डेरिवेशन जो हमने आपको बताया वो क्या होता है, फार्मूला ड्राइव करने के लिए आएगा। और ये आपको मेथड्स भी लिखने पड़ेंगे कि किस मेथड से इंक्रीज़ किया जा सकता है, तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। कम से कम आपका एक आंसर तो 2-2.5 पेज का तो होना ही चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए। मिनिमम 2 पेज, मैक्सिमम आप 2.5 पेज लिख सकते हैं, तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सोचते हैं कि 1-1.5 पेज लिखने से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। 2.5 नंबर से ज़्यादा आपको एग्जामिनर नहीं देगा। थ्योरी में नंबर वैसे भी कट के मिलते हैं, तो डेरिवेशन वगैरह रहेंगे तो वो क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिएगा, उसमें नंबर पूरे मिलने के चांसेस रहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ, अपनी स्टैटिक शील्डिंग मेथड। इस विधि के अंतर्गत ग्रेडिंग रिंग अर्थात गॉड रिंग लाइन कंडक्टर के निकट स्थित सस्पेंशन इंसुलेटर के निम्नवत डिस्क के चारों व्यवस्थित करके संयोजित कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिससे धातु की बनी हुई यह दीर्घ आवृत्ति वाली रिंग लाइन वोल्टेज के धारण कर लेती है और ग्रेडिंग रिंग बहुत, तो आगे देखते हैं दोस्तों, से कैपेसिटर के निकट वाली डिस्क के अक्रॉस म्यूचुअल कैपेसिटेंस को बढ़ा देती है और साथ ही साथ शंट कैपेसिटेंस को कम कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप कैपेसिटेंस रेशियो घट जाता है और सभी इंसुलेटर के अक्रॉस समान वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और तापमान स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक लाइन में मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए हमारा जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का, तो देखिए हमारा जो ग्रेडिंग रिंग होता है उसमें एक स्मॉल जो होता है, तो जो हमारा ग्रेडिंग रिंग होता है वो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के पास स्थित होता है, यानी उसको इंसुलेटर के पास लगाया जाता है। तो जो हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है उसके पास एक लो वोल्टेज का मतलब लो वोल्टेज डिस्क का, वो उसमें स्लो आवृत्ति का एक डिस्क लगाया जाता है जो अब ज़्यादातर वोल्टेज को
अपने अंदर अवशोषित कर लेता है यानी धारण कर लेता है। और कैपेसिटर के निकट यानी कैपेसिटर के जो पास में उसके आसपास होता है म्यूचुअल कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटर के जो आसपास म्यूचुअल कैपेसिटेंस होता है वो बढ़ जाता है, और शंट कैपेसिटेंस जो होता है वो घट जाता है। और ये सब क्रिया होने के बाद जो इनका रेशियो होता है वो घट जाता है, और हमारे इंसुलेटर को जो चारों तरफ इंसुलेटर के वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, समान रूप से बढ़ जाता है। तो बस इतना ही था, और हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये था एक लाइन में। आई होप मुझे समझा दिया मैंने आपको। अगर ना भी समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा आपको। और ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, और ये आपका नोट्स बना लीजिएगा अगर लिखना हो आपको, और कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, जाने से पहले एक और बात, वीडियो का अगला टॉपिक हमारा होगा कोरोना यानी किरीट या आभा, जो हमारा ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में स्पार्क के रूप में जनरेट होता है। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो बढ़ते हैं, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।